दोस्तों, दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। कम उम्र में दुल्हन कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब जरूर करना। उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि प्रिया बेढंगे तरीके से सो रही थी। वह अपना कोट उतारते हुए उसकी तरफ बढ़ा। उसका आधा चेहरा नीचे को झुका हुआ था। वो उसके पास जाकर बैठा और धीरे से उसे गिरने से बचाने के लिए सहारा देने लगा। उसे देखते ही उसे अपने मरहूम चाचा की याद आ गई, जिनका कल हुआ था, और उसका दिल बदले की आग से भर गया। लेकिन खुद को संभालते हुए वह पीछे हट गया और वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वह बाहर आया तो देखा प्रिया अभी वैसे ही बेफिक्र से सो रही थी। इस लड़की को सोना भी नहीं आता, वह बड़बड़ाया। उसकी कुर्ती थोड़ी ऊपर सरकी हुई थी, जिससे उसका पेट दिखाई दे रहा था। यह देखकर उसने खुद को संभालते हुए अपने बाल तौलिए से सुखाने शुरू किए। तभी वह थोड़ा करवट में हिली और उसके सुनहरे बाल उसके चेहरे पर लहराने लगे। यह दृश्य देखकर उसका दिल एक अजीब सी हलचल से भर गया। वो सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मासूम और मुकम्मल हुस्न था, जो किसी का भी दिल डगमगा दे। और यह तो उसका शौहर था। उसने बाल सुखाकर उसके पास आकर उसे सीधा लिटा ताकि वह गिर न जाए। जैसे ही उसने उसे छुआ, चौंक कर जा गई। आप कौन हैं? वो डरते हुए पीछे हट गई। यश को अपने सिर पर हाथ मारने का मन हुआ। वही हूँ जिससे तुम्हारा अभी अभी निकाह हुआ है, तुम्हारा शौहर, उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। आप ही हैं वो? उसने हैरानी से कहा और उस 15 साल बड़े खूबसूरत आदमी को देखती रह गई। जी, मैं ही हूँ, वो जवाब देते हुए पलंग के दूसरी तरफ बैठ गया। मैं तो बनी होकर आई हूँ, आप मुझ पर जुल्म तो नहीं करेंगे ना? वो अचानक दर्द से बोली। यह चौंक गया। यह सब किसने कहा तुमसे? उसने हैरानी से पूछा। निकाह के वक्त कुछ लड़कियां कह रही थी कि जो लड़कियां बनी होकर जाती है, उनके शौहर उन पर जुल्म करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। प्रिया ने सर झुकाकर बोली। और क्या कहा उन्होंने? यश ने पूछा। उन्होंने कहा कि सब बहुत दर्दनाक होता है, वो मासूमियत से बोली। यश यह सब सुनकर अंदर से हिल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी सुनने को मिलेगा। यह तो खुद बनी की रस्म के खिलाफ था, लेकिन गांव की परंपराओं के आगे मजबूर था। इधर आओ मेरे पास, उसने नरमी से कहा। प्रिया झिझकती हुई उसके पास आई। तुम कौन सी क्लास में पढ़ती थी? उसने पूछा। 8वीं क्लास में, उसने मासूमियत से जवाब दिया। यह सुनकर यश ने अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे पास बैठो ताकि तुम्हें मुझसे डर ना लगे और मुझे समझने में आसानी हो। उसके लहजे में बेहद नरमी थी। आप मुझ पर जुल्म नहीं करेंगे ना? और ना ही अपना हक जबरदस्ती लेंगे? वो फिर मासूमियत से पूछने लगी। यश ने उसके सर को अपने सीने से लगा लिया। नहीं, मैं अपनी छोटी सी बीवी पर कभी भी जुल्म या जबरदस्ती नहीं करूँगा, उसने मोहब्बत से कहा। सच में? उसने सर उठाकर फिर से पूछा। हाँ, सच में, कहते हुए यश ने उसके माथे पर प्यार से चूम लिया। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ प्रिया। उसने उसका चेहरा पकड़कर उसे सांत्वना दी। अब वह कांपना बंद कर चुकी थी। चलो अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। वो उसे अपने बाहों से आज़ाद करके बोला। प्रिया, यह कपड़े क्यों नहीं बदले? उसने देखा कि वह अब भी शादी के जोड़े में थी। मेरे पास और कपड़े ही नहीं है, उसने मासूमियत से कहा। यश
अलमारी से अपनी ट्राउजर और शर्ट निकाला और बोला, आज की रात यह पहन लो, कल तुम्हारे सब कपड़े आ जाएंगे। वो वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। उधर प्रिया बालों की जेब में अटक गई थी। बार बार कोशिश करने के बावजूद जीप नहीं निकल रही थी। प्रिया, तुम ठीक हो ना? इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? यश ने आवाज़ दी तो प्रिया बेबसी से लपकती हुई दरवाजे तक आई। यहाँ जीप खोल दो, बाल इसमें अटक गई है, उसने कहा। यश ने अपनी बैग उसकी ओर बढ़ाई और प्रिया के जज्बातों में जैसे आग लग गई। सफाफ कमर पर ब्लैक स्ट्रिप उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। यश ने वह मुश्किल हाथ बढ़ाकर उसके बालों को जीप से निकाल दिया तो जीप खुलकर नीचे गिर गई। प्रिया ने अपनी कुर्ती को मुट्ठी में दबाकर रखा, वरना वह गिर सकती थी। यश का दिल धड़कने लगा था। हो गया है, अब चेंज कर लो, यश ने कहा और बिस्तर की ओर बढ़ गया, जबकि प्रिया चेंज करके कुछ देर बाद बाहर आई। यह लड़की आज मेरा इम्तिहान लेकर ही छोड़ेगी, यश ने उसने अपनी ट्राउजर और शर्ट में देखकर मुस्कुराते हुए बोला। बहुत सारा हुस्न दिखा रही थी। उसका मन खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया था, जबकि वह नफ्स का गुलाम नहीं था। प्रिया खामोशी से यश के पास लेट गई तो यश ने भी लाइट बंद कर दी और अपनी आंखों पर बाजू रख लिया। यह रात उसके लिए बहुत मुश्किल थी। वह सुबह जल्दी उठा, फ्रेश होने के लिए बाहर गया। बाहर निकलते ही उसने देखा कि प्रिया गहरी नींद में सो रही थी। वह कुछ देर तक उसे चुपचाप देखता रहा। उसके चेहरे पर सुकून और मासूमियत थी। फिर वह करीब जाकर नरमी से प्रिया को जगाया। प्रिया, उठ जाओ, सुबह हो गई है। उसकी आवाज़ इतनी नरम थी जैसे किसी बच्चे को जगा रहे हो। प्रिया ने आंखें मसलते हुए उठकर यश को देखा। उसकी उम्र और मासूमियत उसके चेहरे से झलक रही थी। वह बिस्तर से उठी और वॉशरूम की ओर चली गई। कुछ देर बाद वह फ्रेश होकर निकली, लेकिन उसके बाल उलझे हुए थे। उसके कंधे और कमर पर बाल बिखरे हुए थे। प्रिया बेबस नजरों से यश को देखने लगी। यह बाल नहीं सुलझ रहे, क्या करूं? उसने धीमी आवाज में कहा। यश मुस्कुराते हुए उसे बैठने का इशारा किया। आओ, मैं ठीक कर देता हूँ। प्रिया ने थोड़ा झिझकते हुए कुर्सी पर बैठते हुए यश की तरफ देखा। यश ने पहले तौलिया उठाकर उसके बालों से हल्की नमी को सुखाया। उसके हाथ नरम और माहिर थे। फिर उसने आराम से उसके बालों को सुलझाया था। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं प्रिया, लेकिन यहाँ बहुत मेहनत मांगते हैं, उसने हंसते हुए कहा। प्रिया ने सिर झुका लिया और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यश ने धीरे धीरे बालों की लहर को सुलझाया और फिर उन्हें खूबसूरती से बांध दिया। बस अब बिल्कुल परफेक्ट हो। यश ने पीछे हटकर प्रिया के चेहरे को देखा। प्रिया ने आईने में खुद को देखा और खुश हो गई। थैंक यू यश, वह मुस्कुराकर बोली। कोई बात नहीं, अब खुद करना सीखना, लेकिन जब तक तुम्हें ज़रूरत हो मैं मदद कर दूंगा, यश ने नरमी से कहा और उसके चेहरे पर इम्तिहान देखकर वह भी मुस्कुरा दी। दोनों फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकले। प्रिया के चेहरे पर झिझक साफ दिख रही थी। उसके कदम यश के साथ साथ चलने से कांप रहे थे। वह हर कदम पर यश की ओर देखती, जैसे उसकी हिफाजत और विश्वास की उम्मीद कर रही हो। यश ने उसे हल्की सी मुस्कान दी जो उसके डर को कुछ हद तक कम कर गई। नीचे डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठे थे। जैसे ही वे दोनों अंदर आए, बेजन की नजरें प्रिया पर जा रही। उनकी परेशानी और गुस्से के निशान साफ देखने लगे। यह क्या तमाशा है यश? इस लड़की को खाने की मेज पर क्यों लेकर आए हो? यश ने प्रिया का हाथ मजबूती से पकड़ा और शांतिपूर्वक खड़ा हो गया। बेजन, यह अब से मेरी बीवी है।
आज जहाँ मैं हूँ यह भी वहीं होगी, यह मेरे बराबर में बैठेगी। यश की आवाज़ में आत्मविश्वास था। विजन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मत भूलो यश की यह लड़की तुम्हारे चाचा के कातिल की बेटी है। पूरे डाइनिंग हॉल में खामोशी छा गई। सबकी नजरें यश और विजन पर टिकी हुई थी। प्रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे। यश ने गहरी सांस ली और विजन की तरफ देखा। यह कातिल की बेटी है विजन, मगर यह खुद कातिल नहीं है। इसके बाप के गुनाहों का हिसाब इससे नहीं लिया जाएगा। यश की आवाज़ में इतना विश्वास था कि वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान हो गया। विजन की आंखों में अविश्वास था, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो कि यश इस तरह से जवाब दे सकता है। पास खड़ी प्रिया घबराई हुई थी। तुम परेशान मत हो प्रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यश ने उसकी ओर देखा और लेकिन महस का माहौल इतना भारी हो चुका था कि प्रिया का खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। वह कांपते हुए खड़ी रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर तरफ से नजरें उसे चूम रही थी। आंखों ऊपर चलते ही वो इस घर में चाहे जैसे भी आई हो, ज़बरदस्ती या मेरी मर्जी से, बट अब वह मेरी इज्जत है। मैं नहीं चाहता कि कोई उसे नौकरों जैसा समझे और उसके साथ गलत सलूक करे। यश ने अपना गुस्सा पीते हुए बहुत तेजी से बात की, लेकिन उसके लहजे में साफ सख्ती थी। अगर कोई बात जमीन से करवाई जा सकती है तो उसे जबान से करवाने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी बीवी की इज्जत और सुकून पर कोई समझौता नहीं करूँगा। यश की यह बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। दादा जान और बाकी बुजुर्ग हैरत से यश को देख रहे थे। विजन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन उनके पास यश के जवाब का कोई जवाब नहीं था। यश ने एक नज़र सब पर डाली और मजबूत कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। पीछे एक भारी खामोशी छोड़ते हुए रात का समय था। हवेली के डाइनिंग हॉल में दस्तरखान लग चुका था। विजन और घर के बाकी लोग अपनी अपनी जगह संभाल चुके थे, मगर यश और प्रिया मदारत थे। विजन ने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर एक नौकर को बुलाकर पूछा, यश कहाँ है और वह लड़की खाने के वक्त डाइनिंग टेबल पर क्यों नहीं आई? नौकर ने अदब से जवाब दिया, विजन, यश साहब ने कहा है कि वो और बीवी जी अपने कमरे में खाना लेंगे। यह सुनकर विजन का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने गुस्से में कहा, जाकर कहो कि यश फौरन नीचे आए और टेबल पर खाना खाए। हवेली के उसूल इस तरह नहीं बदलते। नौकर सर झुकाकर तेजी से उनके कमरे की ओर गया। कमरे के अंदर यश और प्रिया सुकून से बैठे थे। प्रिया के चेहरे पर शर्म और बेचैनी की हल्की सी छाया थी, जबकि यश उसे मोहब्बत से देख रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर बोला, साहब, विजन ने कहा है कि आप दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाएं। यश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जाकर विजन से कह दो कि मैं और प्रिया अपने कमरे में ही खाना लेंगे। यह मेरा फैसला है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नौकर सहमे हुए अंदाज में सर झुकाकर लौट गया और विजन को यश का पैगाम दिया। विजन पहले ही गुस्से में थी, यह सुनते ही और भड़क उठी। उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारा। यह लड़की यश को हमसे दूर कर रही है। यह सब उसी का असर है। उनका चेहरा सख्त और आंखें आग बरसा रही थी। अब उनके दिल में प्रिया के लिए नफरत और गुस्से की आग जल उठी थी। सुबह का वक्त था। यश ऑफिस के लिए निकल चुका था। प्रिया अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी मोबाइल पर कार्टून देख रही थी। वो मोबाइल यश ने ही उसे दिया था ताकि वह हवेली के माहौल से कुछ देर के लिए रह सके। विजन, जिनका दिल पहले ही यश और प्रिया की नज़दीकियों से जल रहा था,
कमरे में तूफान की तरह दाखिल हुई। उन्होंने जब प्रिया को बेफिक्री से मोबाइल देखते देखा तो उनका सब्र टूट गया। उन्होंने झटके से उसके हाथ से मोबाइल छीना और दीवार पर दे मारा। मोबाइल टूटकर चकनाचूर हो गया। प्रिया घबराकर बिजन को देखने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, बिजन ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की शिद्दत से प्रिया का सिर दीवार से जा लगा और वह दर्द से चीख उठी। बिजन चीखी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे उसूल तोड़ने की? यश को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हो? अपनी औकात देखो। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि दीवारों तक हिलने लगी। प्रिया जो डर से कांप रही थी, रोती हुई बोली, बिजन मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि बिजन ने फिर एक थप्पड़ मार दिया। फिर उन्होंने नौकरानी को आवाज़ दी, इसे नीचे लेकर आओ। नौकरानी दौड़ती हुई आई और प्रिया को चीखते हुए नीचे की ओर ले जाने लगी। प्रिया जोर जोर से चिल्ला रही थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़। लेकिन किसी ने नहीं सुना। हवेली के बड़े हॉल में सब बुजुर्ग और घर के लोग जमा थे। सबने देखा कैसे नौकरानी प्रिया को घसीटती हुई लाई और बिजन ने फिर से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। हर थप्पड़ के साथ बिजन का गुस्सा और बढ़ता गया। प्रिया की चीखें हवेली की दीवारों में गूंज रही थी। एक जोरदार थप्पड़ के बाद उसका होठ फट गया और खून बहने लगा। मीर शाह ने आगे बढ़कर बिजन को रोकना चाहा, मगर दादाजी ने उसका हाथ थाम लिया और रोक दिया। और फिर दादी ने इतनी जोर से उसे थप्पड़ मारा कि प्रिया लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका नाजुक शरीर अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और वह बेहोश हो गई। ठीक उसी वक्त यश हवेली में दाखिल हुआ। वह बस अपनी एक फाइल लेने आया था, लेकिन जैसे ही उसने प्रिया को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा और उसके होंठों से खून रिश्ता पाया, उसके अंदर एक तूफान उमड़ पड़ा। वह दौड़कर प्रिया के पास आया, उसे अपनी बाहों में उठाया और गुस्से में चीखते हुए बोला, यह सब क्या हो रहा है? यहाँ पर किसने किया है ये सब? मगर वहाँ मौजूद किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। यश ने एक पल भी बर्बाद किए बिना प्रिया को उठाया और हवेली से बाहर निकल गया। उसने प्रिया को गाड़ी में डाला और तुरंत अस्पताल की ओर रवाना हो गया। प्रिया की बेहोशी और उसके चेहरे पर पड़े जख्म यश की आत्मा को अंदर तक झोर रहे थे। उसका दिल बस एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर इस मासूम के साथ ऐसा क्यों किया गया? उसने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। प्रिया उसकी गोद में बेहोश पड़ी थी। उसके होठों से खून बह रहा था और चेहरे पर पड़े थप्पड़ों के निशान साफ दिख रहे थे। उसकी सांसें बहुत धीमी थी, लेकिन यही बेहोशी यश ने दिल को बुरी तरह घायल कर रही थी। अस्पताल पहुंचते ही वहां उसे इमरजेंसी में लेकर गया। डॉक्टरों ने तुरंत उसे स्ट्रेचर पर लेटाया और इलाज शुरू कर दिया। यश बेचैनी से बाहर टहल रहा था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, आपकी पेशेंट को शायद किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है, इसी वजह से यह बेहोश हो गई है। हमने इन्हें ड्रिप लगा दी है। खुशकिस्मती से अब इनकी हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टर कुछ देर के लिए रुका, जैसे कुछ और कहना चाहता हो लेकिन हिचकिचा रहा हो। यश ने जल्दी से पूछा, डॉक्टर साहब, साहब बताइए ना, क्या बात है? डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखिए, इन पर शारीरिक हिंसा की गई है और यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी छोटी उम्र की लड़की पर इस तरह का जुल्म करना बेहद शर्मनाक है। आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। यह सुनकर यश की रूह कांप गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर वार कर दिया हो। वह खुद को कोसने लगा कि उसने प्रिया को हवेली में
अकेला क्यों छोड़ दिया? उसकी मासूमियत, उसका नाजुक शरीर और हवेली के लोगों का बेरहम बर्ताव सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। प्रिया को अब एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। यश उसके पास बैठ गया। उसने उसका हाथ थामा और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करने लगा। वह उसके चेहरे पर पड़े जख्मों को देख रहा था जो उसके दर्द और बेबसी की गवाही दे रहे थे। उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। अब वह प्रिया को कभी हवेली वापस नहीं ले जाएगा। वह अब उसे उन बेरहम लोगों के बीच और नहीं छोड़ेगा। उसने खुद से कहा, मैं इसका रखवाला हूँ, इसका साथी हूँ और इसकी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इससे लापरवाही नहीं कर सकता। उसका दिल यह सोचकर और भी दुखने लगा कि वह अब उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी है। यश ने प्रिया के चेहरे पर प्यार से हाथ रखा और बोला, मेरी जान, अब तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। प्रिया बेहोशी की हालत में थी, लेकिन यश की आवाज़ में छलकता प्यार और सच्चाई पूरे महलों को भर चुकी थी। फार्म हाउस की खामोश फिजा में यश प्रिया को लेकर पहुंचा था। गाड़ी से उतरते ही प्रिया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। यह जगह किसी खूबसूरत ख्वाब जैसी लग रही थी। दूर दूर तक फैली हरी भरी जमीन, शांति से भरा महल और वह प्यारा सा घर जिसे यश ने खास तौर पर उसके लिए चुना था। लेकिन प्रिया की आंखों में अब भी उदासी थी। उसकी चुप्पी यश को बेचैन कर रही थी। यश ने धीरे से उसे सहारा दिया और फार्म हाउस के अंदर ले गया। उसने प्रिया को आरामदायक सोफे पर बिठाया और प्यार से उसे देखने लगा। प्रिया की आंखों में थकान और डर साफ दिख रहा था। उसकी जुबान पर जैसे ताले लगे थे। प्रिया, यह घर अब हमारा है, सिर्फ तुम्हारा और मेरा। यहाँ कोई नहीं होगा जो तुम्हें तकलीफ दे सके, तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुँचा सके। हम यहाँ शांति से रहेंगे, उन सब से दूर जो तुम्हें रुलाते थे, यश ने नरमी से कहा। प्रिया ने उसकी तरफ देखा मगर कुछ कह नहीं सकी। यश उसकी खामोशी में छिपे दर्द को समझ सकता था। वह उठ खड़ा हुआ और बोला, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। वो किचन से खाना लेकर आया और प्लेट प्रिया के सामने रख दी। फिर अपने हाथों से उसे निवाले खिलाने लगा। चलो खाओ, तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया। आप सच कह रहे हैं, हम वाकई इस घर में रहेंगे? प्रिया ने आश्चर्य से पूछा। यश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ प्रिया, यह घर सिर्फ तुम्हारा और मेरा है। यहाँ कोई जुल्म करने वाला नहीं होगा। यह घर सिर्फ तुम्हारे सुकून के लिए है। प्रिया की आंखों में मासूम चमक आ गई। वो बच्चों की तरह खुश हो गई और यश के गले लग गई। यश ने उसे हल्के से गले लगाया और बोला, थोड़ा फासला रखकर बात किया करो, वरना फिर खुद ही मुश्किल में पड़ जाओगी। क्या मतलब? कैसे मुश्किल? प्रिया ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, तुम आराम करो, मैं बर्तन रख के आता हूँ। यश ने शरारती नज़र से देखा। वो उसे देखकर बस मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद वो यश के फ़ोन पर कार्टून देखने लगी और यश लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक यश के फ़ोन पर कॉल आने लगी। प्रिया ने फ़ोन उठाकर स्क्रीन देखी। जन लिखा था। उसका दिल थोड़ी देर के लिए उलझा गया। आपके फ़ोन पर कॉल आ रही है। उसने धीरे से यश को फ़ोन पकड़ा दिया। यश फ़ोन लेकर कमरे से बाहर चला गया। उसके कदमों की रफ्तार और चेहरे की गंभीरता ने प्रिया को थोड़ा अजीब सा महसूस कराया, लेकिन वह चुप रही। यश ने बाहर जाकर कॉल उठाई। दूसरी तरफ बिजन का गुस्से से भरा लहजा सुनाई दिया। कहाँ हो यश?
2 दिन से हवेली नहीं आए। यश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बिजन, जब तक आप लोग प्रिया को दिल से स्वीकार नहीं करेंगे मैं हवेली नहीं लौटूंगा। वह अब मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत है। अगर कोई उसके खिलाफ कुछ कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। बिजन और भड़क गई, तुम अपनों को छोड़कर उस लड़की के लिए बस। यश ने बात काट दी, मैंने फैसला कर लिया है, जब तक आप लोगों के दिल से प्रिया के ये नफरत खत्म नहीं होती मैं वापस नहीं आऊँगा। यहाँ कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। वापस कमरे में आकर यश ने देखा प्रिया अभी भी कार्टून देखने में मगन थी। वह कुछ देर उसे देखता रहा। प्रिया अब बहुत कार्टून हो गए, चलो अब तो जाओ। वो नरमी से बोला, नहीं मुझे और देखना है। प्रिया ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। यश ने एक गहरी सांस ली। उसने हमेशा एक समझदार हम उम्र पत्नी का सपना देखा था जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, लेकिन हकीकत में उसे यह मासूम जिद्दी सी 15 साल की लड़की मिली थी जो अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी। मगर उसकी मासूमियत ने यश के दिल में खास जगह बना ली थी। ठीक है, देख लो कार्टून, यश ने कहा और फिर अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद अचानक लाइट चली गई। यह डर के मारे उछलकर यश की गोद में आ बैठी। यश घबरा गया, अरे यह क्या कर रही हो? मुझे डर लग रहा है, मैं आपके पास ही रहना चाहती हूँ, वो कांपती आवाज़ में बोली। यश ने मोबाइल की टॉर्च जलाई ताकि कुछ रोशनी हो जाए। प्रिया का चेहरा उसके कंधे के पास था और उसकी नज़दीक ने यश को बेचैन कर दिया। प्रिया, प्लीज़ मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, थोड़ा दूर हो जाओ। यश ने मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा, नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। वो फिर से जिद पर अड़ गई। यश अपने जज्बातों को बड़ी मुश्किल से काबू में रख पाया। वो जानता था कि प्रिया अब भी एक मासूम बच्ची है जो उसकी शिद्दत को समझ नहीं सकती। कुछ देर बाद लाइट आ गई। यश ने राहत की सांस ली, अब तो हट जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। यह उसकी गोद से उतरकर साइड में बैठ गई, लेकिन यश का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। यश गहरी सांस लेकर वापस अपने काम में लग जाता है। वहाँ ऑफिस में बैठा काम में मसरूफ था और उसकी पूरी तवज्जो स्क्रीन पर थी। भी अचानक दरवाज़ा खुलता है और दादाजी और मीर शाह अंदर आते हैं। उन्हें देखकर यश चौंक जाता है और फौरन खड़ा हो जाता है। बाबा जान, दादा जान, आप यहाँ प्लीज़ बैठिए। वह उनके पास बढ़ता है। दादा जान और मीर शाह खामोशी से सोफे पर बैठ जाते हैं। यश उनके लिए पानी मंगवाता है और खुद भी पास बैठ जाता है। मीर शाह की गहरी नज़रें और दादाजान की खामोशी यश को बेचैन कर रही थी। यश, तुम क्या कर रहे हो? एक लड़की के लिए तुम हम सबको छोड़ रहे हो? मीर शाह ने बल किया। बाबा जान, वह लड़की सिर्फ एक लड़की नहीं, वह अब मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। यश ने दृढ़ता से जवाब दिया, मत कहो कि वह तुम्हारी बीवी है, वह बनी के तौर पर आई है। उसके बाप ने तुम्हारे चाचा को कल किया था, क्या तुम यह भूल गए हो? दादा जान ने सख्त आवाज़ में कहा। यश का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। दादा जान, मैं कुछ भी नहीं भूला, सब कुछ याद है मुझे, हर बात, हर जख्म। लेकिन यह भी याद है कि वह मासूम लड़की कातिल नहीं है, उसका बाप कातिल है। मैं हमेशा बनी की रस्म के खिलाफ था। मैंने आप सभी के पहले ही कस कर दिया था कि मुझसे उम्मीद ना रखिए कि मैं इन रस्म को निभाऊंगा। फिर भी आपने ज़बरदस्ती मेरा निकाह मुझसे 15 साल छोटी लड़की से करवा दिया। अब जब यह सब कुछ आपकी मर्जी से हुआ है तो अब मेरे फैसलों के साथ चलना पड़ेगा, वरना यह बिजनेस और सब कुछ भी मैं छोड़ दूंगा। उसके शख्स और
ईमानदार लहजे में ऑफिस में खामोशी भर रही। वह यश जो हमेशा उनके हर आदेश के आगे सिर झुका देता था, आज उन्हें खुलकर जवाब दे रहा था। दादा जान को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही यश है। दादा जान थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, देखो बेटा, गुस्से में इस तरह के फैसले नहीं होते, हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारी बात सुन ली, लेकिन प्रिया और तुम हवेली वापस आ जाओ। नहीं दादा जान, मैं प्रिया पर और जुल्म नहीं होने दूंगा। वह सिर्फ 15 साल की है। आपने उसकी उम्र का भी ख्याल नहीं रखा और उसे नफरतों का निशाना बना दिया। कम से कम उसकी उम्र बढ़ने का इंतजार कर लेते, फिर नफरत कर लेते। अभी वो शादी का मतलब ही नहीं जानती, नफरतों का मतलब ही नहीं जानती, और आप लोगों ने उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। जब तक मैं जिंदा हूँ उस पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। उसकी आवाज़ में वह तीव्रता थी जो दादा जान और मीरा शाह को चुप कर गई। बेटा, हम तुम्हारी बात समझते हैं, हम कोई हल निकलेंगे, लेकिन तुम हवेली वापस आ जाओ। मीर शाह ने भी समझाने की कोशिश की, जब आप लोग कोई हल निकल लेंगे और प्रिया के साथ इंसाफ करेंगे तब मैं वापस आऊँगा, उससे पहले नहीं। यश ने दृढ़ता से कहा। दादा जान और मीर शाह एक दूसरे को बेबसी से देखते हैं। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर दोनों धीरे धीरे ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। यश एक गहरी सांस लेकर कुर्सी पर गिर जाता है। उसके दिल में दुख और गुस्सा दोनों थे, लेकिन उसने यह फैसला कर लिया था कि अब वह प्रिया के हक के लिए हर हद से गुजर जाएगा। वह ऑफिस से थका हारा वापस आया और जब दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र प्रिया पर पड़ी, जो नीले रंग की साड़ी पहने हुई थी। वह अपनी सादगी और मासूमियत में साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। यश एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रह गया, जैसे उसकी आंखों के सामने कोई हसीन ख्वाब आ गया हो। वह कदम कदम चलते हुए उसके पास पहुंचा और बिना सोचे समझे उससे पूछ बैठा, यह साड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैंने तो नहीं दी तुम्हें। प्रिया ने जवाब दिया, मुलाजिम सकीना आंटी की बेटी है ना, वह लेकर आई थी, तो मैंने कहा मैं भी पहनकर देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद आई। उसके लहजे में मासूमियत थी। यह सिर पकड़ के रह गया। फिर अचानक प्रिया की साड़ी जो ठीक से बंधी नहीं थी, खुलकर जमीन पर गिर गई। प्रिया का नाजुक और नन्हा वजूद यश के सामने था। चौंक कर उसे गहरी नजर से देखने लगा। प्रिया तुरंत शर्मिंदी होकर साड़ी उठाने लगी। मुझे साड़ी ठीक से पहननी नहीं आती, प्लीज़ मेरी मदद कर दो ना यश, वह मासूमियत से बोली। यश ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ तुम्हें, मुझे नहीं आती। वह बच्चों की तरह बेकार लगा। और फिर प्रिया ने कहा, तो फिर आप मुझे सिखाकर पहनवा दो, मुझे नहीं पहननी आ रही। यश उसकी जिद के आगे हार कर आगे बढ़ा। ठीक है, रुको। उसने अपना फ़ोन निकाला और साड़ी बांधने का तरीका देखने लगा। यश के दिल में एक जज्बाती तूफान मच रहा था। प्रिया के करीब होने से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वह उस नन्हे वजूद को अपनी बाहों में भर ले, लेकिन उसने जानबूझकर खुद को रोका, क्योंकि वह जानता था कि प्रिया अभी बहुत छोटी है और उसकी शिद्दत को वह नहीं सह पाएगी। उसने अपने जज्बात पर काबू पाया और साड़ी को ठीक से उसे पहना कर दिया। वह कामत सी लग रही थी। नीले रंग की साड़ी में वह एक मुकम्मल हसीन ख्वाब की तरह नजर आ रही थी। यश उसे देखता ही रह गया। आखिर इतना रूप कहाँ से लाती हो तुम? उसने कहा, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? यानी पल्लू को लहराकर बच्चों की तरह
खुश होकर पूछा, बहुत हसीन लग रही हो। यश ने बोस्तियार होकर कहा और फिर उसे सीने से लगा लिया। यश ने उसके माथे पर एक बोसा दे दिया। प्रिया अब बेहद खुश नजर आ रही थी। वहाँ आगे बढ़कर यश को गले लगाकर उसके माथे पर बोसा दे गई। यश हक्का बक्का रह गया। उसके इस जसारत पर अचानक एक शरारत सूझी और वह सीधा से प्रिया के करीब झुक गया। चलो अब ऐसे भी करो, वह मुस्कुराते हुए बोला। नहीं, इससे दर्द हुआ है मुझे। प्रिया मासूमियत से मुंह बनाकर बोली और अपने होठों को सहलाने लगी। वह मुस्कुराकर उसे खुद में खींच रही थी। यश जानता था कि इस वक्त उसकी मासूमियत और उसका बचपन ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती बोल रही थी। बिजन के कमरे का माहौल खांसी, सर्द और दबाव से भरा हुआ था। दादाजान, मीर शाह और हवेली के बाकी बुजुर्ग अपनी जगह पर सर झुकाए खामोशी से बैठे थे। बिजन के चेहरे पर उलझन, गुस्सा और बेबसी का शौक था। उनकी आंखों में बही शैले जल रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यश इस हद तक जा सकता है। यश वही यश है जो हमेशा मेरी हर बात मानता था और अब तुम लोग उसे मनाने के लिए उसके ऑफिस तक गए, लेकिन वह फिर भी वापस नहीं आया। आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया उस लड़की ने? क्या बात है जिसने उसे उस हद तक बदल दिया है? दादी, अब हमें इस हकीकत को स्वीकार करना होगा, मीर शाह ने कहा। यश ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक हम प्रिया के साथ अपना रवैया ठीक नहीं करते वह इस घर में कदम नहीं रखेगा। हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, वरना यह मामला और बढ़ सकता है। बिजन ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। इसका मतलब है कि हमें उस लड़की के सामने झुकना पड़ेगा जो बनी की रस्म के तहत इस घर में आई थी और जिसका पिता हमारे खानदान का खून बहा चुका है। मीर शाह ने जवाब दिया। बिजन, वह हमारे खानदान का एकमात्र चश्मा चिराग है। अगर वह हमसे और दूर हो गया तो उसे वापस लाना नामुमकिन हो जाएगा। हमें समझदारी से काम लेना होगा। दादाजान, जो अब तक चुप थे, अपनी छड़ी पर झुके हुए सर को उठाकर धीमी आवाज में बोले। मीर शाह सही कह रहा है। यश को खोना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमें उसकी बात माननी होगी, वरना यह मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा। बिजन ने कुछ देर के लिए सोचा, जैसे अपने जज्बात को काबू करने की कोशिश कर रहे हो। फिर उसने कहा, ठीक है, यश को संदेश भेज दो कि हम उसकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। प्रिया के साथ अब कोई ज्यादती नहीं की जाएगी और उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो इस घर की बहू के साथ किया जाता है। उसे बताओ कि वह वापस आ जाए। यह कहकर बिजन अपनी जगह से उठ गई। उसकी आंखों में अभी भी गुस्से के भाव थे, लेकिन वह इस समय हालात के आगे झुकने पर मजबूर नजर आ रही थी। फार्म हाउस का खामोश और शांत माहौल यश और प्रिया को और करीब ला रहा था। प्रिया, जो पहले एक मासूम और जिद्दी लड़की थी, अब यश के साथ रहते हुए धीरे धीरे समझदार हो रही थी। यश के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत के जज्बात पहले से कहीं ज़्यादा गहरे हो गए थे। अभी भी वे दोनों बेड पर साथ लेटे थे। यश ने उससे नरमी से गले लगाया और वह अपनी बातों में खोई हुई थी। प्रिया की मासूमियत हमेशा यश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आती थी। यश, मुझे बेबी चाहिए। प्रिया अचानक बोली। बेबी क्यों चाहिए तुम्हें? यश ने हैरान होकर पूछा। प्रिया ने जवाब दिया, सकीना आंटी की बेटी भी मेरी जितनी है, उसकी भी शादी हुई है और उसका एक बेबी भी है। वह बहुत छोटा और प्यारा है, इसलिए मुझे भी बेबी चाहिए। यश मुस्कुराया और कहा, अच्छा तो तुम्हें बेबी चाहिए? उसकी मुस्कुराहट में थोड़ी शरारत भी थी।
हाँ, प्रिया ने सिर हिलाकर कहा। चलो फिर, बेबी लाने के लिए जो कहूँगा वह करना पड़ेगा तुम्हें। यश ने नरमी से उसके बालों को छुआ और मुस्कुराया। ठीक है, प्रिया ने मासूमियत से बोला। यश ने गहरा मुस्कुराया। चलो फिर मेरे करीब आओ। प्रिया थोड़ी शर्माते हुए यश के पास आई। यश ने अपनी आंखें बंद करके शांति से कहा, इन दूरियों को मिटा दो प्रिया। वह थोड़ा झिझकी, लेकिन यश की मोहब्बत और विश्वास ने उसे आत्मविश्वास दिया। वह धीरे धीरे यश के करीब आई और उसने सारी दूरियां मिटा दी। यश की धड़कनें तेज हो गई। प्रिया के करीब होने से उसके जज्बात का बांध टूटने लगा था। फिर अचानक प्रिया ने शिद्दत महसूस की और वह ससकने लगी। यश ने तुरंत पीछे हटते हुए खुद को कोसने लगा। उसने फौरन प्रिया को गले लगाया और उसके आंसू साफ किए। बस अब कुछ नहीं करूँगा, रोना बंद करो प्रिया, उसने नरमी से कहा। यश, मुझे दर्द हुआ था। प्रिया हिचकियों के साथ रो रही थी। मुझे माफ़ कर दो प्रिया, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी। यश ने उसके माथे पर बोसा दिया और कहा, मैं वादा करता हूँ अब ऐसा नहीं होगा। वह प्रिया को और संभालते हुए अपने करीब ले आया और उसके बालों को सहलाने लगा। प्रिया के आंसू थम गए, लेकिन यश की बेचैनी बढ़ने लगी। वह अपने जज्बात और मोहब्बत को संभालने की कोशिश कर रहा था जो प्रिया की नज़दीकी में मचलते थे। दूसरे दिन यश ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी और प्रिया बेड पर बैठी उसे देख रही थी। यश ब्लैक कलर शर्ट में खासा मसरूफ और हैंडसम लग रहा था। अचानक उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर बाबा जान का नाम देखकर उसने फ़ोन उठाया। जी बाबा जान, खैरियत? यश ने फ़ोन कान से लगाया। यश बेटा, हम सब ने फैसला किया है। मीर शाह की गहरी आवाज़ सुनाई दी। तुम और प्रिया अब किसी भी तरह की ज़बरदस्ती या जाति का सामना नहीं करेंगे। विजन ने प्रिया को अपनी बहू के तौर पर स्वीकार कर लिया है। हम सब उसे अपना चुके हैं। तुम दोनों अब वापस आ जाओ। यश ने हैरान होकर कहा, यह सब अचानक कैसे हुआ? विजन कैसे मान गई? मीर शाह ने कहा, यह सब तुम्हारे जिद और प्रिया के लिए तुम्हारी मोहब्बत को देखकर हुआ है। हमें एहसास हो गया है कि प्रिया हमारी बहू है और उसे वही सम्मान मिलना चाहिए जो एक बहू को मिलता है। अब कोई मसला नहीं होगा। यश ने गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है बाबा जान, मैं कुछ दिनों में प्रिया के साथ हवेली वापस आऊँ। मीर शाह ने कहा, यही बेहतर है बेटा, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। फ़ोन बंद करते हुए यश ने एक नज़र प्रिया पर डाली जो खामोशी से उसे देख रही थी। बाबा जान का फ़ोन था। वो चाहते हैं कि हम हवेली वापस जाएं। सब ने तुम्हें अपना लिया है। यश ने हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से कहा। प्रिया ने खुशी से पूछा, सच? सब ने मुझे कबूल कर लिया है? हाँ, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। यश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में खुशी की झलक आ गई। यश ने नरमी से उसके करीब जाकर उसे अपनी छाती से लगा लिया। अब बस तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, हम जल्द ही वापस चलेंगे, उसने चुपचाप कहा। प्रिया ने सिर हिलाया और वह अपने काम की तैयारी में फिर से मसरूफ़ हो गया। उसके चेहरे पर अब सुकून और खुशी के संकेत साफ दिख रहे थे। वह भी अपनों से मिलने के लिए बेताब था। दोपहर का वक्त था और हवेली के दरवाजे पर गहमा गहमी थी। मुल्ला जमीन गुलाब के फूलों की माला हाथों में लिए खड़े थे और हवेली के बड़े दरवाजे को रंगीन फूलों से सजाया गया था। दरवाजे के पास दादा जान, बेजान, मीर शाह और चाची जान खड़े थे।
जिनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखरी हुई थी। सभी को मालूम था कि आज 3 महीने बाद यह सर प्रिया वापस आ रहे हैं और यह लम्हा उनके लिए खुशियों का कारण था। जैसे ही गाड़ी दरवाजे के पास रुकी, यश ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। वह सलवार कमीज में हमेशा की तरह काफी आकर्षक लग रहा था। प्रिया भी धीरे धीरे बाहर निकली, आसमानी रंग के कपड़े में और बच्चों जैसी मासूम मुखम के साथ। मुलाजिम ने उन दोनों पर गुलाब के फूल नछावर किए और हवेली का माहौल खुशबू से महक गया। दादा जान ने आगे बढ़कर यश को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी और गर्व का मिला जुला एहसास था। बेटा, तुम्हारे वापस आने से हवेली की रौनक लौट आई है, दादा जान ने भावुक होकर कहा। यश ने धीरे से दादा जान के हाथ थामे और कहा, आपकी दुआ है दादा जान। फिर बीजान ने भी आगे बढ़कर दोनों को प्यार और दुआ दी। मीर शाह ने भी मुस्कुराते हुए यश को गले लगा लिया। प्रिया के चेहरे पर खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव थे। वह मुस्कुराते हुए सबका स्वागत कर रही थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक साफ दिख रही थी। हवेली के अंदर दाखिल होते ही मुलाजिम ने रास्ते में फूल बिछा दिए थे और हर तरफ मोहब्बत और अपनत्व का माहौल था। प्रिया यश के साथ चलते हुए कभी हवेली को देखती, कभी लोगों की मुस्कुराहटों को। वह दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि यह खुशियाँ हमेशा कायम रहे। जल्द ही सब लोग दस्तरखान पर बैठ गए। खाने की मेज रंग बिरंगे खानों से सजी हुई थी। सबने हंसी मजाक के बीच खाना खाया। प्रिया हर किसी से खुशी खुशी बात कर रही थी और यश उसे देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि उसका फैसला सही साबित हुआ। वे हवेली में कई महीनों से थे। सबका रवैया प्रिया के साथ अब बदल चुका था। वह हवेली में उड़ती तितलियों की तरह इधर उधर घूमती रहती थी, लेकिन कोई उसे रोकता नहीं था। बीजान भी अब अपना दिल साफ कर चुकी थी, क्योंकि वह अपने पोते को इस वजह से खोना नहीं चाहती थी। यश जब ऑफिस से लौटा तो दादा जान ने उसे बुलाया। यश चुपचाप उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हुआ। दादा जान अपनी आराम कुर्सी पर बैठे थे और उनके चेहरे पर एक गंभीरता के साथ हल्की सी मुस्कान थी। आओ बेटा, बैठो, दादा जान ने मोहब्बत से कहा। यश सोफे पर बैठते हुए उन्हें डर से देखा। जी दादा जान, आपने मुझे बुलाया? यश, तुम जानते हो कि यह खानदान तुम्हारे दम से कायम है। तुम हमारे इकलौते वारिस हो और हम चाहते हैं कि यह विरासत तुम्हारी नक्श पर पहुँचे। हम चाहते हैं कि तुम हमें एक पोते की खुशी दो, दादा जान ने सीधे लहजे में कहा। यश थोड़ा चौंक गया और फिर गहरी सांस ली। दादा जान, प्रिया अभी बहुत छोटी है, वह सिर्फ 15 साल की है। मैं जानता हूँ कि वह इस जिम्मेदारी को नहीं समझ सकती। दादा जान ने कहा, बेटा, एक लड़की 13 साल की उम्र में बालिग हो जाती है, यह एक कुदरती बात है। प्रिया तुम्हारे साथ बहुत जुड़ी हुई है। अगर तुम उसे प्यार और नरमी से समझा तो वह तुम्हारी बात मान लेगी। हमें यकीन है कि वह तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी देगी। यश थोड़ा परेशान हुआ। उसका चेहरा गंभीर था। दादा जान, मैं प्रिया को समझाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इस मामले को जल्दी नहीं सुलझाना चाहता। वह मेरे लिए कांच की गुड़िया की तरह है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से उसके दिल या जिस्म पर कोई बोझ आए। उसने सच्चाई से अपनी बात रखी। दादा जान ने फिर नरम लहजे में कहा, हमें मालूम है बेटा कि तुम उसे बहुत चाहते हो, लेकिन याद रखो कि
यह खानदान, हवेली और विरासत की जिम्मेदारी तुम्हारी है और इस जिम्मेदारी का सही तरीके से पालन तब होगा जब हमारी अगली नस्ल का वजूद होगा। यश ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है दादाजान, मैं इस बारे में सोचूंगा। लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने प्रिया के लिए कई ख्वाब देखे थे। वह चाहता था कि प्रिया की तालीम मुकम्मल हो और वह नहीं चाहता था कि कोई भी फैसला उसकी मासूमियत को नुकसान पहुंचाए। लेकिन दादाजान की इच्छा और खानदान की दो के आगे उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। यश का चेहरा उदास था जब वह कमरे में आया। उसकी चाल में वह ठहराव नहीं था जो हमेशा उसकी पहचान होती थी। प्रिया बेड पर बैठी मोबाइल पर कार्टून देख रही थी। जैसे ही उसने यश को देखा, मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ, आप थके हुए लग रहे हो। यश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा परेशान हूँ। प्रिया ने मोबाइल एक तरफ रख दिया और उसके पास आकर बोली, आप परेशान क्यों हैं, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। उसने यश का हाथ थाम लिया। यश उसके छोटे हाथों को देखता रहा और बोला, तुम्हें याद है, तुमने कहा था तुम्हें बेबी चाहिए। प्रिया की आंखें चमक गई। हाँ चाहिए ना, कब मिलेगा मुझे बेबी। यश ने गहरी सांस ली और गंभीर होकर पूछा, तुम जानती हो बेबी कैसे आता है। प्रिया ने मासूमी से कहा, नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप तो जानते हो ना, आप ही ले आइए। यश मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में हल्की चिंता छिपी थी। उसने कहा, प्रिया, बेबी तो लड़कियों ही पैदा करती है, कहीं से लाती नहीं है। प्रिया ने हैरानी से कहा, सच में, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं क्यों पैदा करूं, आप करिए ना। यश उसकी बात पर मुस्कुरा दिया, फिर बोला, बीबी होने के नाते यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम अभी बहुत छोटी हो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। प्रिया ने सोचा और कहा, अगर यह मेरी जिम्मेदारी है तो मैं कर लूँगी, लेकिन यह होता कैसे है। यश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यह बातें तुम्हारे लिए अभी समझना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें वक्त दूंगा। जब तुम इन बातों को समझ सकोगी तब हम सोचेंगे। उसने प्रिया को सीने से लगा लिया। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है यश, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी, आप ही तो मेरी पूरी दुनिया हो। यश ने उसके माथे को प्यार से चूमा और सोच लिया कि वह प्रिया पर कभी दबाव नहीं डालेगा। उसकी मासूमियत और भरोसे ने यश को अंदर से राहत दी, लेकिन वह दादाजी की पोते की चाहत की वजह से परेशान था। 1 साल बीत गया। आज प्रिया की 18वीं सालगिरह थी। यश की मोहब्बत ने उसे एक समझदार और खूबसूरत लड़की बना दिया था। यश ने 3 साल बड़ी मुश्किल से इंतजार किया था, जज्बातों को रोके रखा था। दादाजी और बीजान भी इंतजार कर रहे थे कि प्रिया 18 की हो जाए। जन्मदिन की पार्टी के बाद प्रिया ड्रेस बदलकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी और हाथों में लोशन लगा रही थी। यश अभी दोस्तों में था और तभी दरवाज़ा खुला और यश मुस्कुराता हुआ आया। उसने कहा, अब मेरा 3 साल का सब्र पूरा हो गया, अब तुम नहीं बचोगी। वह हंसते हुए प्रिया को बाहों में भरकर बेड की तरफ ले गया। प्रिया शर्मा कर आंखें बंद कर गई। यश ने लाइट्स बंद की और धीरे धीरे उसके पास आया। उस रात दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो गए। 3 साल की दूरियां अब खत्म हो गई थी। चांद भी उनके मिलन को देखकर बादलों की ओट में छुप गया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्ते।